हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? ठीक होंगे? इन दिनों आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं और आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर नहीं आया हूँ। जो कल हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे उसकी पूरी समरी, उसका पूरा रिवीजन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसलिए पीछे की क्लासेज अगर आपने एक दो मिस भी कर दी हैं तो कोई बात नहीं, ये आपके पास अंतिम मौका है उस क्लास को ज्वाइन करने का। संपूर्ण सिलेबस मैं करवाऊंगा जो कल आपको पेपर मिलेगा उस पर आधारित। आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट का पाठ्यक्रम। ये मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा है कि इतने चैप्टर हमारे टेस्ट में आने वाले हैं कल, जिसमें पहला चैप्टर है ग्रामर में समास, दूसरा है उपसर्ग, तीसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य, चौथा है दो बैलों की कथा, पांचवा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, छठा है ललित के वाक, सातवां रसखान की सवैये, आठवां कदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की कविता। ये सिलेबस रहेगा आपके लिए कल का, और आपको ये वीडियो देखना आज बहुत ज़रूरी है। और आपका कोई मित्र अगर आज की वीडियो को नहीं देख पा रहा है तो आप इसे सूचित करें कि संपूर्ण सिलेबस का आज पूरी तरीके से रिवीजन हुआ है। तो सबसे पहले समास देखिए, ऑनलाइन क्लास की जब शुरुआत की थी तो अपन ने समास से की थी, और समास को मैं विद इन 2 और 3 मिनट पूर्ण करने का प्रयास करता हूं। आप अपनी कॉपी खोलकर बैठ जाएं। से कॉपी में क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपकी कॉपी में लिखा कि समास सम प्लस आस दो शब्दों के योग से मिलकर बनना, जिसमें सम का अर्थ है पास, आस का अर्थ है बैठाना, अर्थात पास पास बैठाना, मतलब दूर दूर को पास पास बैठाना। तो दूर दूर को पास पास बैठाने का काम मतलब संक्षिप्तीकरण, अर्थात समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण या छोटा करना। समझ गए? समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। समास में पद कितने होते हैं? 2 पद, जिसमें पहले पद को बोलते हैं प्रथम पद या पूर्व पद, द्वितीय पद को बोलते हैं उत्तर पद। समास की परिभाषा आपको बताई थी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों की विभक्ति रहित मेल को समास कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद या पूर्व पद, उत्तर पद या द्वितीय पद। उसके बाद समास के भेदों की चर्चा हमने की थी। समास के 6 भेद आपको बताए थे: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये आपको बताए थे। और शॉर्टकट तरीके से याद करने का फॉर्मूला आपको बताया था 1 2 1 2 और कुछ नहीं। अब इसका मतलब क्या है? अव्ययी भाव समास प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष समास द्वितीय पद प्रधान, द्वंद्व समास 1 और 2 अर्थात दोनों पद प्रधान, और बहुब्रीहि न प्रथम न द्वितीय अन्य पद प्रधान, और यहाँ पद प्रधान की बात है नहीं। तो मुख्य रूप से तो समास संस्कृत भाषा में 4 माने गए हैं जो ऊपर आपके लिखे हैं। अव्ययी भाव समास के बारे में आपको बताया था कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो नंबर 1, प्रथम पद अव्यय हो नंबर 2, और किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति हो नंबर 3, और बे प्रति यथा आ उपसर्ग से शुरू होने वाले शब्द प्राय अव्ययी भाव समास के होते हैं। ये आपने परिभाषा में लिखा। धीरे धीरे, पल पल, हाथों हाथ, बीचों बीच, रातों रात, यथाशक्ति, यथासंभव, यथोचित, यथाशीघ्र, और इसके अलावा प्रत्येक, प्रतिपल, प्रतिवर्ष, अलावा इसके भरपेट, भरपूर, भरसक, ये सभी किसके हैं? अव्ययी भाव समास के। तत्पुरुष, तत् यानी उसका, पुरुष यानी आदमी, उसका आदमी है मतलब अपना आदमी नहीं है, अपना आदमी नहीं है मतलब दूसरे के लिए काम करेगा, दूसरे के लिए काम करेगा मतलब समास में कौन सा पद प्रधान हो गया? द्वितीय पद प्रधान। परिभाषा निकालने का तरीका है। कौन सा पद प्रधान है? द्वितीय पद प्रधान। परिभाषा बनाएंगे। इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और सामासिक पद का विग्रह करते समय कारक चिन्हों की विभक्तियां काम में ली जाती हैं, कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर। तो क्रम कारक को विभक्ति आती है, ग्रामगत ग्राम को गया हुआ। करण कारक से विभक्ति आती है, से या द्वारा, तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत, है ना। इस प्रकार से रेखांकित रेखा से अंकित, जन्मांत जन्म से अंधा। उसके बाद में अपादान तत्पुरुष से अलग होने के अर्थ में आएगा, जैसे रोग मुक्त रोग से मुक्त, सेवा मुक्त सेवा से मुक्त, है ना, पदच्युत पद से च्युत अर्थात अलग होना। ये सब आएंगे किसमें? अपादान तत्पुरुष समास में। उसके बाद में आएगा संप्रदान तत्पुरुष, विभक्ति आएगी के लिए, जैसे रसोई घर रसोई के लिए घर, स्नान स्नान के लिए घर, डाक गाड़ी डाक के लिए गाड़ी, जेब खर्च जेब के लिए खर्च, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, गौशाला गौ के लिए शाला, है ना, विद्यालय विद्या के लिए आलय, ये सब आएगा। तो संप्रदान तत्पुरुष। समान तत्पुरुष काके की आएगा, राष्ट्रपति राष्ट्र का पति, राजमाता राज्य की माता, है ना, और अलावा इसके जैसे नगरपति नगर का पति,
या नगर सेठ, नगर का सेठ, तो ये सब आएगा। फिर अधिकरण तत्पुरुष में और पर आएगा, आप बीती, आप पर बीती, पेट दर्द, पेट में दर्द। तो इस प्रकार से ये तत्पुरुष समास है जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। दो समास की चर्चा करेंगे और इसके आगे अपने लिखा है एक और दो, अर्थात पहला द्वय ये है, दूसरा ये है, दो द्वय है ये मान लो आप, मतलब ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, दोनों पद क्या हो गए? प्रधान। तो परिभाषा क्या बनाएंगे? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सामासिक पद का विग्रह करते समय अंतिम पद से पहले और तथा एवं व या में से कोई एक लगा देते हैं। जैसे माता पिता, लाभ हानि, पाप पुण्य, यश अपयश, है ना, बुराई भलाई आदि के बीच में और लगा देते हैं। जैसे चराचर, चरियाचर, चर का मतलब सजीव और आचर का मतलब निर्जीव, तो चराचर बन जाएगा। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, जैसे 25, 5 और 20, इस प्रकार से। बहुब्री समास, बहुब्री समास के बारे में मैंने आपको बताया था, न ये न ये, न तो प्रथम पद प्रधान होता है, न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। तीसरा पद प्रधान नहीं होता है। कौन सा पद? अन्य पद प्रधान होता है, वहां पर बहुब्री समास होता है। जैसे नीलकंठ, पहला पद है नील, दूसरा पद है कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, शिव प्रधान हो गया। ये कौन सा पद है? अन्य पद है, समझ गए। जैसे हंसा वाहिनी, हंस पहला पद है, वाहिनी दूसरा पद है, हंस है वाहन जिसका अर्थात सरस्वती, सरस्वती अन्य पद है, वो प्रधान हो गया। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, गणेश अन्य पद है जो प्रधान हो गया। दशानन, दशानन जिसके अर्थात रावण, रावण अन्य पद है, प्रधान हो गया, समझ गए। तो इस प्रकार से इसमें अन्य पद प्रधान होता है। क्रमधारीय समास का नाम है क्रमधारीय, क्रम को धारण करेगा। क्रम चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, धारण उसी को करेगा। इसलिए इस समास में अच्छे और बुरे शब्द जो दोनों हैं वो किसके हैं आपको पता है? विशेषण के हैं। तो इस समास में प्रथम पद विशेषण प्लस दूसरा पद विशेष्य होता है, पहली विशेषता तो ये है। और प्रथम पद उपमान होता है, दूसरा पद उपमेय होता है, ये दूसरी विशेषता है, उपमान और उपमेय। जैसे सुपुत्र, अच्छा है पुत्र जो महात्मा, महान है जो आत्मा, कुमार्ग बुरा है जो मार्ग, सज्जन अच्छा है जो जन, दुर्जन बुरा है जो जन, अर्थात ये सभी विशेषण काम में आते हैं। और आपको बताया भी था कि सु को, दूर दुस, नीर निस, महा, ये जो उपसर्ग अगर आते हैं पहले ये सभी विशेषण का काम करते हैं, उसके बाद में आपको विशेष्य मिलेगा। तो वो कौन सा समास होगा? क्रमधारी समास। तो पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, पहला पद उपमान, उपमान का मतलब जैसे चंद्र किसी से तुलना की जाए वो उपमान, मुख का मतलब जिसकी तुलना की जाए, अर्थात जो प्रस्तुत आपके सामने, जो तो चंद्रमुख हो जाएगा, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। जैसे मृग नयनी, मर्ग के समान नयन है जिसके, समझ गए। इस प्रकार से हो जाएगा उपमान और उपमेय के आधार पर। जैसे राजीव नयन, राजीव के समान आंखें हैं जिसकी, अर्थात कमल के समान आंखें हैं जिसकी। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण है जिनके। इस प्रकार से क्रमधारी समास। द्विगु परिभाषा इसी के अंदर है, द्वि यानी दो, गु यानी गाय, दो गायों का समूह है। सामासिक विग्रह क्या होगा? दो गायों का समूह है। परिभाषा कहां से स्टार्ट होगी? प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची, द्वितीय पद संज्ञा होता है और संपूर्ण पद समाहार अर्थ में प्रकट होता है। वहां पर समास कौन सा होता है? द्विगु। जैसे दो से चलेंगे, दो पैर, दो पैरों का समूह है। तीन पर त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह है। जैसे पांच पर चलेंगे, पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह है। छह पर षटकोण, छह कोणों का समूह है। सात पर सप्ताह है, सात दिनों का समूह है। आठ पर अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह, अठन्नी आठ आनों का समूह है। नौ पर नवरात्र, नौ रातों का समूह है, समझ गए। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है। इस प्रकार से होगा। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, दशक 10 वर्षों का समूह है। तो समूह आएगा इसमें, वहां द्विगु समास होगा। तो उम्मीद करता हूं कि समास आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगला टॉपिक अपन ले चलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व है जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग हमने कितनी भाषाओं के पढ़े हैं? 3 भाषाओं के। कौन सी? संस्कृत भाषा के उपसर्ग और हिंदी भाषा के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। उपसर्ग के लिए मैंने आपको बताया था कि मूल शब्द का अर्थ होना जरूरी है। अगर आप उपसर्ग निकालते हैं, मूल शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब आपका उपसर्ग गलत है, समझ गए। जैसे प्रति उपसर्ग पढ़ा था आपने हर एक, जैसे प्र उपसर्ग पढ़ा था हमने, जैसे अति उपसर्ग पढ़ा था हमने, जैसे अधि उपसर्ग पढ़ा था हमने, जैसे अन उपसर्ग पढ़ा था हमने, संस्कृत भाषा के पढ़े थे। सु पढ़ा था हमने, इसके अलावा सम पढ़ा था हमने, अलावा इसके वी पढ़ा था हमने। तो ये सभी उपसर्ग जो हमने पढ़े हैं। और जैसे प्रत्येक, प्रति उपसर्ग से प्रत्येक, प्रतिपल, प्रतिवर्ष, प्रत्याशा, प्र से प्रयोग, प्रवाद, प्रयोग, प्रवास, प्रमाद,
अति से अत्याचार, अत्यावश्यक, अत्यंत, अतिसार, अतिक्रमण, अधि से अध्यक्ष, अध्यापक, अध्ययन, अलावा इसके अध्यक्ष, अधूरा, अन से अनावश्यक, पढ़ा था, अनाचार पढ़ा था, अनिच्छा पढ़ा था, सु से स्वच्छ हो जाएगा, है ना, सु से स्वस्थ हो जाएगा, सम से स के ऊपर अनुस्वार आएगा, सब हो जाएंगे, संयोग है, संसार है, संवाद है, संशय है, संहार है। इस प्रकार से वी से व्यास है, व्याकरण है, वी से व्याप्त है। तो ये सब हमने पढ़े थे, संस्कृत भाषा के अंतर्गत पढ़े थे। उसके बाद हिंदी उपसर्ग हमने पढ़े थे, बहुत से जो आपके नोटबुक में दे रखे हैं उनका अभ्यास करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि उपसर्ग निकालना आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, जैसे शब्द है दुर्जन, क्या है दुर्जन, तो दू के बाद क्या बोला जा रहा है रू, दूर उपसर्ग हो गया, र अलंत प्लस जन मूल शब्द, समझ गए। जैसे दुश्चिंता, दू के बाद क्या बोला जा रहा है स, तो उपसर्ग हो गया दुष प्लस मूल शब्द चिंता। दुष्कर, दुष्कर में दुष उपसर्ग प्लस करे मूल शब्द, इस प्रकार से। तो दू के दू, दूर, दुष, जो मैंने यहाँ लिखे नहीं है जोड़े के साथ हैं। नी से नी, नीर, निस जोड़े के साथ हैं, समझ गए। इस प्रकार से आपको संस्कृत भाषा के उपसर्ग पढ़ाए थे, हिंदी भाषा के उपसर्ग पढ़ाए थे, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग पढ़ाए थे। उपसर्ग में आपको ध्यान इस बात का रखना है कि वो शब्दांश होता है, शब्द नहीं होता जो पहले जुड़ता है। इस बात का ध्यान रखना कि आपको उस शब्द उपसर्ग को निकालने के बाद में जो मूल शब्द आपके पास बचता है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़े थे अर्थ के आधार पर वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह है जिसका निश्चित अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता या कर्ता का विस्तार वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। विधेय किसे कहते हैं? कर्ता या कर्ता के विस्तार को छोड़कर वाक्य का शेष बचा भाग है विधेय कहलाता है। प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं। उद्देश्य किसका नाम है? अंग का नाम। उद्देश्य सब्जेक्ट और विधेय प्रेडिकेट, ये वाक्य के पार्ट्स हैं, अंग है। और अर्थ के आधार पर वाक्य अपने पढ़े थे। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, जिसमें पहला है विधानवाचक या विधानार्थक। विधानवाचक या विधानार्थक। नंबर 2 है निषेधवाचक। 3 है प्रश्नवाचक। 4 है आज्ञावाचक। 5 है इच्छावाचक। 6 है संदेह वाचक। और 7वां है विस्मय सूचक। और 8वां है संकेतवाचक। इस प्रकार से ये 8 अर्थ के आधार पर आपको वाक्य बताए थे। विधानवाचक सिंपल सेंटेंस, निषेधवाचक नेगेटिव, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव, आज्ञावाचक इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये जो 3 है वो नए हैं हिंदी में। तो इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। राम पुस्तक खरीद कर लाया, विधानवाचक वाक्य हो गया, समझ गए। राम पुस्तक खरीद कर नहीं लाया, निषेधवाचक। राम क्या खरीद कर लाया? प्रश्नवाचक। राम पुस्तक खरीद कर लाओ, आज्ञावाचक। राम को पुस्तक खरीदनी चाहिए, इच्छावाचक। शायद राम पुस्तक खरीद कर लाएगा, संदेहवाचक। और राम पुस्तक खरीद कर लाया, ये चिन्ह आ गया तो विस्मय सूचक। राम पुस्तक खरीद कर लाएगा तो पढ़ेगा, क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। एक बार पुनः मैं आपको बताता हूँ। विधानवाचक सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य होता है। निषेधवाचक में नहीं का बोध, मना करने का बोध होता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछने का बोध होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस प्रकार से। आज्ञावाचक में आदेश दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, सलाह दी जाती है। इच्छावाचक में आशीर्वाद दिया जाता है, अलावा इसके और अभिशाप दिया जाता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे आपके अच्छे अंक आए, है ना, ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। संदेहवाचक में आपको मिलेगा शायद, हो सकता है या संभवतः है। जैसे संभवतः आज बारिश हो, या आज रमेश आ सकता है ना, ऐसे सेंटेंस आए, या शायद आज रमेश आएगा, तो वो संदेहवाचक। विस्मय सूचक वाचक में आपको ये मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो आपका होगा, ये चिन्ह मिलेगा। संकेतवाचक में वाक्य के बीच में क्या आएगा?
तो आएगा। तो ये तो है अर्थ के आधार पर वाक्य। उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक स्टार्ट होती है। टेक्स्ट बुक में अपन ने पहला जो पाठ पढ़ा था वो था दो बैलों की कथा कहानी। लिखा किसने है? मुंशी प्रेमचंद ने। जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को। कहाँ हुआ था? बनारस के निकट। किस गांव में? लम्हई गांव में। और मुंशी प्रेमचंद के बारे में क्या कहा जाता है, क्या मान्यता है? मुंशी प्रेमचंद पहले शिक्षा विभाग में क्या थे? इंस्पेक्टर। बाद में नौकरी छोड़ दी और साहित्य की दुनिया में आ गए। और साहित्य की दुनिया में आए तब उनका नाम था नवाब राय, उसके बाद में धनपत राय, बचपन का नाम। नवाब राय नाम से आपने लिखा। उर्दू में सोजे वतन ग्रंथ लिखा, 1907 में पकड़ा गया, अंग्रेजों ने पकड़ लिया। नवाब राय नाम के व्यक्ति की खोज हुई। उसके बाद नवाब राय ने अपना नाम चेंज कर लिया, क्या? मुंशी प्रेमचंद। और दुनिया भी भाषा भी चेंज कर ली। भाषा कौन सी ले आए? हिंदी। तो और मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं मानी जाती हैं कौन सी? मानसरोवर नाम से। मानसरोवर नाम से 8 कहानी संग्रह, लगभग 400 के लगभग कहानियां हैं। उसके बाद में उनके उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। उपन्यास है सेवा सदन, गोदान, कायाकल्प, रंगभूमि। इसके अलावा निर्मला, ये सभी किसके उपन्यास हैं? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। दो बैलों की कथा कहानी अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ी हुई है? भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से। किससे? भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से ये कहानी जुड़ी हुई है, जिसमें पात्र कौन है? हीरा और मोती नाम के 2 पात्र बनाए गए हैं। हीरा और मोती। हीरा जिसमें आप मान सकते हैं कि नरम दल का नेतृत्व करने वाला है और मोती गरम दल का नेतृत्व करने वाला है। दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। और दोनों का मालिक कौन है? झूरी काछी। कौन है? झूरी काछी। किस जाति के बैल हैं? पछाई जाति के बैल हैं। समझ गए? और झूरी के प्रति दोनों का समर्पण भाव है। लेने के लिए कौन आता है? झूरी का साला, जिसका नाम क्या होता है? गया। क्यों लेने के लिए आता है? ये ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अबसदा में कि झूरी के साले का नाम था गया, हीरा, मोती, इसके अलावा भैरव। तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? ये सभी आप बातें आपको पता होनी चाहिए। या इस कहानी में नरम दल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? हीरा। गरम दल का कौन कर रहा है? मोती। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लड़की किसकी थी? भैरव की। सौतेली माँ थी उसकी। और इसके बाद में गया पहली बार बैलों को कैसे लेकर गया आपको पता होना चाहिए। दूसरी बार कैसे लेकर गया पता होना चाहिए। उसके बाद में बैलों को किसने खोला ये आपको पता होना चाहिए। उन बैलों को रोटी कौन देता था ये बात पता होना चाहिए। कितने रोटी देती थी वो, ये बात पता होनी चाहिए। कहानी का पूरा सारांश पता होगा, तब जाकर आपको इस कहानी के प्रश्न के उत्तर सही कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आगे कहानी चलती है, काजी होश क्या है, हैं? और अलावा इसके वहाँ पर क्या किया जाता था? काजी होश में हाजिरी लेने का क्या मतलब है? और अलावा इसके वहाँ पर कितनी बकरियाँ थी, कितने घोड़े थे, और मोती ने क्या किया, हीरा ने क्या किया, डंडे किसके लगे। इसके बाद में उनके बीच में वार्तालाप होती है, ये किसने किसको कहा, किस संदर्भ में कहा। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। बधिक कौन था और मोती और हीरा को बधिक ने कहाँ से खरीदा था, क्यों खरीदा था। और उसके बाद में जैसे मटर के खेत में कौन पकड़ा गया था, किसके पकड़े जाने पर किसने अपने आप को अपने आप पकड़वा दिया था। और साथ ही साथ कि दीवार किसने गिराई थी और दीवार गिराने पर क्या परिणाम निकला था। ये तमाम प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। तो आपको कहानी का पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अध्ययन पुनः करना है या पुराने वीडियोज देख लेने हैं। उसके बाद उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? निबंध विधा के अंतर्गत आता है। किस विधा के अंतर्गत है? निबंध विधा के अंतर्गत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति को लिखा किसने है? श्यामाचरण दुबे ने। किसने लिखा है? श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे क्या कहे जाते हैं? एक समाज वैज्ञानिक कहे जाते हैं, जिसने भारतीय संस्कृति को लेकर बहुत से निबंध लिखे हैं। एक उच्च कोटि के क्या कहे जाते हैं? निबंधकार कहे जाते हैं। पाठ किस पर केंद्रित है? पाठ इस पर केंद्रित है कि वर्तमान समय में उपभोक्ता का ध्यान किस पर नहीं है? गुणवत्ता पर नहीं है, क्वालिटी पर नहीं है। किस पर ध्यान है? विज्ञापन पर ध्यान है। जिस वस्तु का विज्ञापन ज़्यादा आ रहा है उपभोक्ता उस वस्तु की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा है। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। सुख की परिभाषा का मतलब क्या है? कि व्यक्ति को
सिर्फ परचेजिंग पावर का ध्यान है, अर्थात मनी परचेजिंग पावर पर ध्यान रखता है और विलासिता की वस्तुओं में वो इतना डूब जाता है। अलावा इसके आज के ज़माने में कौन सी संस्कृति, दिखावटी संस्कृति धीरे धीरे फैलती जा रही है। ये बात कहाँ आई है कि चाहे कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं, मगर घर पर दिखाने के लिए भी लोग कंप्यूटर खरीदते हैं। ऐसी बातें यहाँ पर प्रकट हुई है। अलावा इसके लेखक ने भारत की बात बताई है, यूरोप की बात बताई है, अमेरिका की बात बताई है। तो ये सभी बातें हैं वो उपभोक्तावाद को किस प्रकार से आकर्षित करते हैं, पूरे पाठ में अच्छी तरीके से समझाया गया है, बताया गया है। तो इस पाठ को भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर पुनः देखने हैं। उसके बाद में ललदेद के वाक। ललदेद कहाँ की है? कश्मीर की है। कश्मीरी भाषा की कवियत्री है ललदेद, जिसका जन्म होता है 1320 के आसपास। कब होता है? 1320 के आसपास। कहाँ? कश्मीर के पंपोर नामक स्थान पर। कहाँ पर है? पंपोर नामक स्थान पर। ललदेद के अन्य नाम क्या है? प्रश्न पूछा सकता है। ललदेद को कहा जाता है लला, ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, है ना, आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि ललदेद के वाक का किसने हिंदी अनुवाद किया? तो उनका नाम है मीराकांत। क्या नाम है? मीराकांत। और ललदेद ने किस प्रकार की भक्ति की है? निर्गुण भक्ति की है। ललदेद के पद किस प्रकार के पद हैं? एक बार पुनः मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से क्या क्या ललदेद ने कहा है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रे मेरे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है रस्सी कच्चे धागे रस्सी से क्या मतलब है? मतलब है कि लेखिका ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में प्रयास नहीं कर रही है। खींच रही में नाव का मतलब है ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना। पानी टपके कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है? ईश्वर को प्राप्त करने के व्यर्थ प्रयास, अर्थात जो प्रयास होते नहीं है वो करना। और जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह मेरे। घर जाने का अर्थ क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। प्रश्न बन सकता है कि घर जाने से क्या से है? ईश्वर को प्राप्त करना। दूसरा है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी बनेगा संभावी। खा खाकर का क्या मतलब है? खा खाकर का मतलब है घमंड करेगा अपने आप पर तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, घमंड नहीं कर रहा है, ईर्ष्या नहीं कर रहा, द्वेष नहीं कर रहा है, लालच नहीं है, लोभ नहीं है, तो धीरे धीरे व्यक्ति क्या बन जाता है? घमंडी बन जाता है। तो कवियत्री का क्या सुझाव है? समखा। समखा का मतलब है समान भाव रखो, सभी के प्रति क्या रखो? समान भाव, तभी क्या बनोगे? समभावी। खुलेगी साकल बंदवार की। बंदवार की साकल खुलने का मतलब है आत्मज्ञान हो जाना। आई सिद्धि राह से गई सिद्धि ने राह है। कवियत्री ने कहा आई सिद्धि राह से आने का मतलब है ईश्वर के पास सत्य, दया, धर्म के अनुसार आचरण करके आना। सिद्धि राह से नहीं जाना मतलब धरती से जाते समय लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष आदि को साथ लेकर जाना। और सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ है, ये एक पीड़ा है। सुषुम सेतु का मतलब है ध्यान मग्न अवस्था में। ध्यान मग्न अवस्था में थी, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पूरा दिन बीत गया, ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। और जेब टटोली कोड़ नहीं पाई। जेब टटोलने का क्या अर्थ है? जेब टटोलने का अर्थ है सभी प्रकार के अच्छे कार्य एक भी नहीं था। माझी को दू क्या उतराई। माझी का अर्थ क्या है? भगवान। भगवान को उतराई का मतलब क्या है? भगवान को क्या जवाब है दूं। इस प्रकार की बातें। चौथा है थल थल में बसता शिव ही। शिव का मतलब क्या है? भगवान। शिव का मतलब शिव नहीं है, शंकर नहीं है। शिव का मतलब है परम पिता परमात्मा जो सृष्टि को गतिमान बनाए हुए। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमानों में भेद न कर। और ज्ञानी है तो स्वयं जान। प्रश्न बन सकता है कि कवियत्री के अनुसार ज्ञानी कौन है? जो अपने आप को जानता हुआ ज्ञानी है। तो ऑप्शन में और भी बन सकते हैं तो वो गलत होंगे। और वही है साहिब से पहचान, ईश्वर से पहचान करने का यही तरीका है अपने आप को जानना। नेक्स्ट चैप्टर है अपना रसखान। क्या नाम है? रसखान। रसखान के सवैये। प्रश्न बन सकता है कि रसखान ने किस छंद में लिखा है? रसखान ने सवैये छंद में लिखा है। रसखान का जन्म कब हुआ था? 1548 में। कब? दिल्ली। 1548 में। कहाँ? दिल्ली में। और रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। और रसखान किस प्रकार के कवि हैं? कृष्ण भक्त कवि हैं। रसखान मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। इस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इन मुस्लिम कवियों पर कोटिन हिंदू वारी, अर्थात करोड़ों हिंदू वार करे। रसखान के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। और रसखान ने किस दीक्षा ली थी? वल्लभाचार्य से। रसखान का निधन कब हुआ था? 1628 को। और ये सब बातें हैं। रसखान के सवैयों की शुरुआत होती है। पहले सवैये में रसखान ने बताया मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन, कि मनुष्य तो वह है जो गोकुल गांव में बसे। अगर भगवान मुझे पशु बनाए तो मैं कहाँ बसना चाहूँगा? कि यमुना नदी के किनारे पेड़ों पर। और अगर मुझे गाय बनाए तो कहाँ रहूँगा? नंद की गायों के बीच। अगर मुझे पत्थर बनाएगा तो किसका पत्थर बनना चाहूँगा? गोवर्धन पर्वत का। और अगर मुझे पक्षी बनाएगा तो मैं
यमुना नदी के किनारे रहना पसंद करूंगा। दूसरे सवैये बताया है कि भगवान के प्रति रसकान का अनन्य प्रेम, अनन्य समर्पण भाव प्रकट हुआ है कि या लकटो अरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तजी डारो, अर्थात मैं श्री कृष्ण की लकड़ी और कमल पर तीनों लोगों का राज त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधो, अर्थात आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुख नंद गाय की चाय बिसारो। अगर एक तरफ मुझे आठों सिद्धियां मिल रही है, नौ निधियां मिल रही हैं, दूसरी तरफ श्री कृष्ण की गाय चलाने का मौका मिला है, तो मैं श्री कृष्ण की गाय ही चलाना पसंद करूंगा। रसकान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तियाड़ो, अर्थात मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मेरी आंखों से सिर्फ ब्रज को निहारूं, ब्रज के बाग को निहारूं, तालाब को निहारूं, ब्रज के गलियों को निहारूं। कोटि के कलदोत के धाम, अर्थात मैं श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए करोड़ों सोने चांदी के महल न्यौछावरे कर सकता हूँ। तीसरा सवैया मोर पखा सिर ऊपर आकी हो, एक गोपी की मजबूरी व्यक्त हुई है क्या कि अगर भगवान श्री कृष्ण कहेंगे वैसे वैसे मैं सब करूंगी, अगर वो ये कहेंगे कि मोर पंख को सिर पर रखो तो मैं रखूंगी, अगर वो कहेंगे गुंज की माला पहरो अर्थात फूलों की माला पहरो तो मैं पहनूंगी, अगर वो ये कहें कि आपको पीताम्बर ओढ़ना है तो मैं ओढ़ूंगी, अगर वो ये कहें कि आपको गाय चरानी है, मेरे साथ घूमना है, तो मैं ये कार्य भी करूंगी। भाव तो वही रसकानी, अर्थात जो कृष्ण को अच्छा लगेगा वो सब कार्य मैं करूंगी, पर मैं एक कार्य बिल्कुल नहीं करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी, अर्थात श्री कृष्ण की मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तब तब वो किसी भी तरफ नहीं देखते हैं, इसलिए ये मुरली है वो मेरे सौतन के समान है, ये मुरली मेरी दुश्मन है। ये गोपी की मजबूरी प्रकट हुई है। चौथे में गोपी की एक और मजबूरी प्रकट हुई है, काननी दे अंगुरी रही बो, अर्थात उसने ये तय किया कि मैं श्री कृष्ण से कोई मतलब नहीं रखूंगी, तो अपने कानों में अंगुली दे ली जब श्री कृष्ण क्या बजा रहे थे? मुरली। मोहिनी तालन से रसकानी अटा चढ़ी गोदन गे है तो गे है, अर्थात जितनी सुरीली उन्होंने बंसी बजाई, मुरली बजाई, वंशी बजाई कि वो अटा पर चढ़ गई, अर्थात अटालिका का मतलब है छत पर चढ़ गई, और गोधन अर्थात गायें, गे है तो गे है, जाए तो जाएं। टेरी को सिगरी ब्रज लोगों ने काली, कल ही ब्रज के लोगों ने कहा था कि श्री कृष्ण की तरफ नहीं देखना, उनसे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, मगर ऐसा क्या हुआ? मायरी हे माँ वह मुख की मुस्कानी, श्री कृष्ण के वो मुख की मुस्कान न समरी न समरी न समरी जे है, अर्थात वो संभाले हुए भी नहीं संभल पा रही है, नहीं संभल पा रही है, नहीं संभल पा रही है, ये बात को बता रही है, तो उनकी मजबूरी व्यक्त हुई है। छंद कौन सा है? सवैया। कब होता है? जब उसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। उसके बाद में है अपना नेक्स्ट चैप्टर माखनलाल चतुर्वेदी का कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला कविता में कैदी का अर्थ क्या है कि वे स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में बंद है, जो जेल में बंद हैं। कोकिला का मतलब है वे स्वतंत्रता सेनानी जो अपने घरों में हैं, जो अपने घरों में हैं। यह प्रतीकात्मक कविता कवि ने क्यों लिखी है? इसलिए लिखी है क्योंकि अंग्रेज अगर इस कविता को पढ़े तो वो ये सोचे कि कैदी और कोकिला के बीच में बातचीत हो रही है, अर्थात कैदी से कोयल बात कर रहा है, मगर यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली लेखक संदेश पहुंचाना चाहता है जो लोग घरों में बैठे हैं कि अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़े, सब एक साथ एकजुट नहीं हुए, तो हम अंग्रेजों को देश से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार की एक कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की। और आपको पता है कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? 1889 में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, बावई गांव में। किस नाम से जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा। और माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, वेणुलोक गूंजे धरा और साहित्य देवता आदि उनकी रचनाएं मानी जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला माखनलाल चतुर्वेदी को। और कैदी और कोकिला कविता में क्या क्या बातचीत कोयल और कैदी के बीच में अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी के बीच में होती हैं, ये सब बातें आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करनी है, पढ़ना है। पेपर बहुत आसान आने वाला है, और अगर इस पेपर में आपके 16-17 नंबर से कम है तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आपके 20 में से 20 या 19 नंबर हैं, इसका मतलब आपने इन ऑनलाइन क्लासेज को बड़ी सीरियसली लिया है, गंभीरता से लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा जाएगा। आज का वीडियो आपके कम से कम 8 से 10 मार्क्स बढ़ाएगा, इसलिए इसको एक बार आपने देख लिया है, 2 से 3 बार देखें, इसको पढ़ते रहें और उसके बाद में मुझे फीडबैक दें कि आज के वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ। अगर आज का वीडियो आप नहीं देखते तो आपकी कितने नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती। आप खुद अपना मूल्यांकन कीजिए, उसके बाद में मस्त होकर टेस्ट दीजिए सीमित समय में, और उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे अंक आएंगे। GIS जो आपको ये मंच उपलब्ध करा रहा है अपने आप को परखने का, जानने का, ये बहुत अच्छा है, और इस मंच का आप स्वागत करें बड़े ही शिद्दत के साथ, बड़े ही आपको विवेक के साथ
और साथ ही साथ रुचि के साथ आपको हर विषय का क्लास टेस्ट देना है। आपने दिया है, जल्दी एक क्लास टेस्ट की सीरीज और आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।